हेलो। हाँ, जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है। ये जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है 3 डायमेंशन में, ये क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये ले, तो इससे पहले जो हम लोगों ने बोर थ्योरी पढ़ा था उसके, या जो भी पढ़ा था इसके पहले क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटाइजेशन में, उसको रिवाइज करते हुए उसके मेन पॉइंट्स को लेते हुए हम लोग चलेंगे। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बोर्स थ्योरी जो शुरुआत हुआ था, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और उसके बाद जो है बोर्स थ्योरी में हमको मिलता है एनर्जी क्वांटाइजेशन। बोर थ्योरी establishes the quantized energy of the हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में जो है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये क्वांटाइजेशन रूल जो है ये बोर का दिया हुआ था, बोर के थ्योरीज में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हमको एक क्वांटम नंबर मिलता है, दैट इज एन। क्वांटम नंबर n which is related to energy, which is related to quantized energy या quantization of energy। quantized energy n इक्वल टू 1 2 3 अलग अलग एनर्जी लेवल्स को दिखाता है। इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा था अबाउट स्पेस क्वांटाइजेशन। याद होगा तुम लोगों को, बीएससी पार्ट 2 के कोर्स में पढ़ा था स्पेस क्वांटाइजेशन और वेक्टर मॉडल। वेक्टर मॉडल, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो तुम्हारा क्वांटम नंबर होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इट इज क्वांटाइज्ड इन बोथ एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि L जो है इज क्वांटाइज्ड इन एनर्जी एंड इन डायरेक्शन। डायरेक्शन का यहाँ पे क्या मतलब था? डायरेक्शन मतलब होता है कि द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर can take only some specific orientations in space, specific orientations in space। ये वेक्टर मॉडल कैसे आया था? इट वाज द रिजल्ट ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, सॉरी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जो ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है कुछ ओनली स्पेसिफिक डायरेक्शंस ले सकता है। और उसमें जो है हम लोगों ने एक डायग्रामेटिक इसका रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था। दैट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, उससे हमको ये पता चलता है कि कौन कौन से ओरिएंटेशंस ले सकता है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल। सो दिस इज द डायरेक्शन, जेड एक्सिस को हम लोग लेते हैं, कुछ इस तरह का एक डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो एरोज हैं, दे आर शोइंग द पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एंड दे आर डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। For a given value of n, there are
2l plus 1 orientations in space. Orientations in space. They are described by the quantum number. कौन सा था क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर ml. अब यहाँ पे जो है, जो 3D में हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें हमको पहला क्वेश्चन, पहला जो चीज जानना होता है, जो हम पहला चीज सीखते हैं इसमें, दैट इज द ओरिजिन ऑफ दिस क्वांटम नंबर. ये ml जो क्वांटम नंबर है, या l के जो ये डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो रहे हैं, व्हाट इज द ओरिजिन, या व्हाट इज द ओरिजिन, या ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ ml, ये कहां से आता है. What are the other quantum numbers? What are the other quantum numbers required to specify the state of the atom? n जो है वो तो हाइड्रोजन एटम की बात हम लोग यहाँ पे पहले करेंगे, सिंपलेस्ट सिस्टम है. तो जो स्टेट है एटम का, वो और कौन कौन से नंबर से स्पेसिफाई होता है, ये सब जानना होता है. मोरओवर, इसके अलावा जो है हमारा जो हाइड्रोजन एटम है इज डिस्क्राइब्ड इन द 3D स्पेस. ये 3D स्पेस में है. इससे पहले बोर्स थ्योरी में हम लोगों ने स्पेस के बारे में कुछ नहीं देखा था, ओनली जो है एनर्जी का क्वांटाइजेशन देखा था, 3D स्पेस. सो व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, TISE इन 3D. ये सारे सवाल के जो है जवाब हमको जानने होते हैं. तो हमारा जो हाइड्रोजन एटम होता है, जो सिंपलेस्ट सिस्टम है, ये सिंपलेस्ट सिस्टम में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये अगर हमारा एटम का स्टेट एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस, जहां पर एक प्रोटॉन होता है और यहाँ पे जो है ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है. ये हम लोग बहुत पहले से इसका जानते हैं. सो दिस इज ट्रीटेड, इस तरह के जो सिस्टम होते हैं इसको हम लोग बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, 2 बॉडी सिस्टम. ये मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, प्लैनेटरी मोशन में या सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में. हाइड्रोजन एटम इज ए बाइनरी सिस्टम. Binary system where there is one proton in the nucleus and there is an electron revolving around द न्यूक्लियस. तो इसको जो है हम लोग बाइनरी सिस्टम या 2 बॉडी सिस्टम कहते हैं. इस तरह के सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 3D में हमको इसको रिड्यूस करना पड़ता है टू ए 1 बॉडी सिस्टम. और जहां पे जो है हम लोग एक कंसेप्ट यूज करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, टू एनालाइज दिस सिस्टम in 3D. We reduce the binary system into a 1 body system, 1 body system या 1 particle system. तो इस पार्टिकल का मास कितना होता है? द इक्विवेलेंट 1 particle
has mass given by the equation, given by the equation। तो यहाँ पे हम लोग जो है रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट यूज करते हैं। ये रिड्यूस्ड मास भी तुमने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। इसको जनरली जो है म्यू से डिनोट करते हैं, एंड इट इज मास ऑफ द प्रोटोन बाय मास ऑफ द प्रोटोन प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रिड्यूस्ड मास। तो ये जो है रिड्यूस्ड मास का मतलब है कि अगर यहाँ पे एक पार्टिकल होता तो इसका मास जो है होता। म्यू इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, सो दिस इज द रिड्यूस्ड मास। ये हम लोग मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है अब हमारा जो सिस्टम है, जब हम इसको वन बॉडी में रिड्यूस कर लेते हैं, आफ्टर रिडक्शन इनटू वन बॉडी वेयर वी हैव ए पार्टिकल ऑफ मास म्यू, इट इज मूविंग इन ए सेंट्रल पोटेंशियल। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल पोटेंशियल भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम बता देते हैं सेंट्रल फोर्स क्या होता है या सेंट्रल पोटेंशियल क्या होता है। द सिंगल पार्टिकल of mass mu is moving in a potential which is Coulomb potential, which is Coulomb potential। तो यहाँ पे जो है ये Coulomb potential में मूव कर रहा है। This potential is called central potential। इसको जो है हम सेंट्रल पोटेंशियल कहते हैं। सेंट्रल पोटेंशियल का मतलब है इट एक्ट्स, या सेंट्रल फोर्स का मतलब है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। इसको हम लोग सेंट्रल पोटेंशियल कहते हैं। तो दिस इज द पोटेंशियल दैट वी आर कंसिडरिंग हियर। ये जो पोटेंशियल है, इससे पहले हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स जो भी पढ़ा हुआ वन डायमेंशन, उसमें कई सारे एग्जांपल्स देखे। कौन कौन से एग्जांपल्स देखे? पोटेंशियल स्टेप देखा है, पोटेंशियल बैरियर देखा है। तो वहां पे पोटेंशियल जो है वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता था। इन द 3D the central potential depends on 3 coordinates। हम लोग अभी यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करेंगे, क्यों चेंज करने का जरूरत है वो भी बताएंगे। 3 कोऑर्डिनेट्स x y z। इसीलिए हम जो है यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्म क्या लिखते हैं, दैट इज एक्स वाई जेड। और क्योंकि ये कूलम्ब पोटेंशियल है तो -ZE² पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज √x² + y² + z²। यहाँ पे जो r है हम लोग -ZE² पाई एप्सिलॉन नॉट r लिखते हैं। r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर of that point whose coordinates are x y z। ये 3 डायमेंशन में, ठीक है। अब इससे जो है that we have to formulate or we have to get an expression for the श्रोडिंगर इक्वेशन। ये हमारा नेक्स्ट काम है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग कैसे इसमें से पाएंगे? श्रोडिंगर इक्वेशन पाने के लिए इसका जो फॉर्मुलेशन है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किस तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्म होता है, किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए हमको श्रोडिंगर इक्वेशन को जो है सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वी हैव टू यूज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग जानते हैं, ये टोटल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल V के कारण है। लेट अस टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
the form of kinetic energy that we use in writing the Schrödinger equation is, हम लोग क्या यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, हम लोग कैसे लिखते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3D है एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। द मोमेंटम बीइंग, इससे पहले क्या था, एक ही डायरेक्शन था, एक ही डायमेंशन था, तो पी स्क्वायर लिखते थे। बीइंग ए वेक्टर हैज 3 components along xy and z axis. These components, इसको जो है एकदम सिंपल फॉर्म में जो है मैथमेटिक्स इसका हम दिखा रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इजी, इसमें कोई कठिनाई वाली बात है हमें तो नहीं लगता है। These components are px, py एंड pz, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो जब हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, टोटल एनर्जी हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स वाई जेड, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशन में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है m की जगह हमारा सबसे पहले तो रहेगा म्यू, बिकॉज वी हैव इक्विवेलेंट वन पार्टिकल, एंड देन वी हैव पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड। दिस इज इक्वेशन नंबर। अब ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड है, इसका जो डिपेंडेंस है या इसका जो फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं, ऑपरेटर फॉर्म ऑफ द डायनामिकल क्वांटिटीज टू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम, या कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ द XYZ coordinates, XYZ coordinates, we use the operator form या operator representation of the dynamical quantities. ऑपरेटर फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो मोमेंटम का ऑपरेटर फॉर्म क्या होता है, ये हम लोग पढ़े, माइनस आई एच बार डेल अपॉन डेल एक्स। तो अगर यहाँ पे वाई जेड है तो डेल वाई डेल जेड हो जाएगा। तो विद द ऑपरेटर फॉर्म ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, ऑफ कोर्स विद द ऑपरेटर फॉर्म, और एनर्जी का जो होता है इट इज आई एच बार डेल अपॉन डेल टी। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि मोमेंटम जो है कंजर्वेशन रिजल्ट्स फ्रॉम आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, और ये जो है आइसोट्रोपी ऑफ टाइम के कारण होता है। विद द ऑपरेटर फॉर्म वी हैव द टोटल एनर्जी, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑपरेटर इक्वेशन में, माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2 म्यू del 2 upon del x square plus del square by del y square plus del 2 del square upon del z square plus v x y z पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी की जगह जो है हम लोग यूज करेंगे द ऑपरेटर फॉर्म ऑफ एनर्जी डेल अपॉन डेल टी। सो दिस इज द ऑपरेटर फॉर्म ऑफ द टोटल एनर्जी, और इसी की हमको जरूरत होती है। अब ऑपरेटर क्या करता है ये बताया था, ऑपरेटर वेव फंक्शन पे एक्ट करता है, वेव फंक्शन पे एक्ट करके ये कुछ वैल्यूज देता है। जब हम मोमेंटम ऑपरेटर यूज करते हैं ऑन द वेव फंक्शन, तो ये हमको मोमेंटम की वैल्यू देता है, ठीक है। तो जब ऑपरेटर है वी नीड ए वेव फंक्शन आल्सो, दिस ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑपरेटर, हम कह सकते हैं इसको। दिस ऑपरेटर will act on the wave function
ये जो है वेव फंक्शन पे एक्ट करेगा। तो अभी जो है हम लोग वेव फंक्शन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सपोज दिस इज आवर वेव फंक्शन साई एक्स टी, ये बड़े हाथ का साई है, साई एक्स वाई जेड, क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट्स है तो तीनों पे डिपेंड कर रहा है, और ये छोटे हाथ का साई है। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या होता है, एन ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच बार। तो ये वाला जो है दिस वन इज आइगन फंक्शन, ये बताया था। ये वाला जो पार्ट है ये क्या बताता है, दिस वन इज द टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, ई टू द पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच बार। ये इक्वेशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वेयर आवर पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये टाइम के साथ नहीं वेरी करता है, स्पेस के साथ वेरी करता है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन is applied in case where the potential is independent of time, और ये सिर्फ फंक्शन होता है स्पेस का, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो हमारा जो पोटेंशियल है दिस इज वी एक्स वाई जेड ओनली, देयर इज नो टाइम डिपेंडेंस। ठीक, तो ये हमारा वेव फंक्शन है, और हमारा एनर्जी ऑपरेटर जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा, एंड वी विल गेट द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो जब हम इस टोटल एनर्जी ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन पे एक्ट कराएंगे, व्हाट वी विल गेट, माइनस एच स्क्वायर बाई 2m, देन यू हैव डेल टू साई एक्स वाई जेड टी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई एक्स वाई जेड टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वाई साई एक्स वाई जेड टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस पोटेंशियल होता है इसके बाद वी एक्स वाई जेड, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, एंड यू हैव दिस एक्स वाई जेड टी साई एक्स वाई जेड, एंड यू हैव दिस आई एच बार डेल साई एक्स वाई जेड टी बाई डेल टी। So this is the Schrodinger equation in 3 dimensions. लेकिन ये इक्वेशन बड़ा क्लमजी सा लग रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, लिखने में भी दिक्कत होगी। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। This equation can be reduced in a simple form. सिंपल फॉर्म, ये बड़ा क्लमजी सा लग रहा है, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2 म्यू, देन यू हैव दिस डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड टी प्लस वी साई एक्स वाई जेड टी, साई भी लिख सकते हो, एंड यू हैव दिस डेल साई बाई डेल टी। ये बड़े हाथ का ही साई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ पे जो है ये जो उल्टा त्रिभुज बना हुआ है, इसको हम लोग, ये एक ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड द लैप्लासियन ऑपरेटर। ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बहुत सारा यूज होता है, बहुत एप्लीकेशन है इसके। तो डेल स्क्वायर ये जो है दिस इज डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर is called the Laplacian or del operator, is called the Laplacian or the del operator। ये डबल स्पेस डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। सो आवर इक्वेशन इज सिंप्लीफाइड। तो अब हमारा जो इक्वेशन है, जो पहले लंबा चौड़ा दिख रहा था, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2 म्यू डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस वी एक्स वाई जेड साई एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू ई साई एक्स वाई जेड टी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 8। तो ये जो है दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव टू सॉल्व, इसको सॉल्व करना है हमें।
अब सोल्यूशन कैसे करें, सोल्यूशन के लिए क्या टूल है हमारे पास, कौन सा मेथड, कौन सा रास्ता अपनाएं। तो इससे पहले भी हम लोग जब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने जिस टूल को यूज किया था, दैट टूल वाज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। द स्टैंडर्ड टूल या कहे मैथमेटिकल टूल, द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल टूल to solve this equation is the separation of variables. separation of variables से क्या होता है कि हमको जो है सेपरेट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलते हैं। by using this tool we get 3 ordinary differential equations. ordinary differential equations, 3 हमको ordinary differential equations मिलते हैं। इनमें खास बात क्या होती है, these three equations इंडिविजुअली, अगर एक एक इक्वेशन की हम बात करें, ये एक एक कोऑर्डिनेट को लेके चलता है, बाकी तीनों से इंडिपेंडेंट, बाकी 2 से इंडिपेंडेंट होता है। इंडिविजुअली दीज 3 इक्वेशंस इंडिविजुअली कंटेन 1 वेरिएबल ओनली, और इसका सोल्यूशन करना जो है आसान होता है। x के लिए एक इक्वेशन मिलेगा, एक y के लिए, एक z के लिए। लेकिन हाउएवर द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तुम लोगों को हम 3D जो ज्योमेट्री है या जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके लिए अलग एक लेक्चर हम बता देंगे, हालांकि इसमें जो चीजें समझ में आ जाएगा। हाउएवर द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इज डिफिकल्ट विथ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ये डिफिकल्ट है या नहीं कर सकते, बिकॉज XYZ जो हमारा पोटेंशियल है कैन नॉट बी इजीली स्प्लिट। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स में XYZ कंपोनेंट्स में इसको तोड़ पाना मुश्किल होता है, इसलिए जो है हमको अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलना होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल के हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री में जाते हैं, जहां पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो बदल जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे तुम पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाते हो, सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स है, ये है जो ये थीटा है, ये आर है, ये जो है तुम्हारा सर्कल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं आर कॉस थीटा, वाई को रिप्रेजेंट करते हैं आर साइन थीटा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, इसके बारे में हमने अपने एक लेक्चर में डिस्कस किया वेक्टर अलजेब्रा वाले में। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक्स को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ थीटा, वाई को इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। सो इन 3 डायमेंशंस apply the separation of variables, we switch मतलब चेंज करना, spherical coordinates। कई सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके बारे में भी एक अलग लेक्चर में बता देंगे, लेकिन यहाँ पे उतना डिटेल्स ना भी जाओ तो समझ में आएगा तुम्हें। तो हम लोग जो है यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं। सपोज दिस वन इज द z एक्सिस एंड देन यू हैव दिस वन इज द y एक्सिस एंड दिस वन इज द x एक्सिस। ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है P, और ये जो दिस वन इज द ओरिजिन एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग O टू P। ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज थीटा,
एंड यू हैव, यहां से अगर हम इसको ले तो ये कुछ इस तरह का बनेगा. दिस वन विल बी y, this one will be, this length is equal to x, and this angle is the angle phi. इस एंगल, इन एंगल्स को जो है इसको पोलर एंगल बोलते हैं, इसको एजीमुथल बोलते हैं. इसका थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे क्या एजीमुथल का क्या मतलब होता है. तो यहाँ पे जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम we have the coordinates. जैसे पहले पॉइंट P को हम XYZ से रिप्रेजेंट करते थे, अब यहाँ पे जो हम पॉइंट P को रिप्रेजेंट करेंगे बाय द कोऑर्डिनेट्स. we have the coordinates r, थीटा, फाई. ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास. ठीक है. तो XYZ से जो है हम ट्रांसफर हो रहे हैं, स्विच कर रहे हैं r, थीटा, फाई में, एंड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बिकम्स इजी. तो अब इस सिचुएशन में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में विथ r, थीटा एंड फाई, हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगा टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म, इसमें लैप्लासियन चेंज हो जाएगा. जो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर था, एक्स वाई जेड की तरह जगह जो है हम लोग यूज करेंगे r, थीटा, फाई. इन टर्म्स ऑफ लैप्लासियन, in terms of Laplacian, the time independent Schrödinger equation is minus h bar square by 2 mu. Then you have this del 2 psi r, theta, phi, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स बदल गए, प्लस phi r r, थीटा, फाई. r क्यों लिखा है, r, थीटा, फाई भी लिख सकते हो, बताएंगे इसके. तो ये जो है, दिस वन इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. अब ये जो लैप्लासियन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसका फॉर्म क्या होगा अगर हम एक्स वाई जेड से r, थीटा, फाई जा रहे हैं? इन मूविंग फ्रॉम एक्स वाई जेड सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम टू r, थीटा, फाई, we have the Laplacian in spherical system. इसका डेरिवेशन हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, इसका डेरिवेशन हम किसी और लेक्चर में बताएंगे, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी. यू हैव टू टेक दीज रिजल्ट्स, और इससे तुम्हारा काम इसी से हो जाएगा. तो यहाँ पे ये जो लैप्लासियन है, दिस बिकम्स 1 बाई r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r, प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा. देन यू हैव दिस साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 अपॉन डेल फाई स्क्वायर. ये जो है हमारा लैप्लासियन है इन द स्फेरिकल सिस्टम, दिस वन. अब इसमें खास बात देखो, इसमें तीन टर्म है, दिस वन एंड दिस वन. ये वाला जो टर्म है, इट कंटेन्स ओनली r. ये वाला जो टर्म है, जो हम पार्शियल डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पे थीटा पर डिपेंडेंस है, डेल अपॉन डेल थीटा. तो यहाँ पर ये जो कुछ भी बताएगा दैट विल डिस्क्राइब द सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ थीटा. और तीसरे वाले में जो हमारा डेल अपॉन डेल स्क्वायर है, that is in terms of phi. तो यहाँ पे जो कुछ भी बताएगा, it will describe the change or the double derivative in space in terms of phi. तो ये जो लैप्लासियन है, it has 3 parts, r, थीटा, और जो कि r, थीटा और phi का डिपेंडेंस बता रहे. मीन्स दिस इज डिस्क्राइबिंग द चेंजेस occurring in space along r, along theta and along phi separately. So the Laplacian in 3D
has three components, each describing separately, ध्यान देना इस चीज को, जो कि रेक्टेंगुलर में नहीं हो पा रहा था, each describing separately the variation of the quantity, जो भी क्वांटिटी हम ले रहे हैं, the variation of the quantity और वेव फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, वेव फंक्शन in terms of the coordinates r, थीटा एंड फाई। तो यहाँ पे जो है ये सेपरेट कर दे रहा है तीनों को। ये दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको जो है हम सेपरेटली ये बता रहा है तीनों के बारे में। ठीक है, सेपरेटली बता रहा है, जो कि हमारा जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें पॉसिबल नहीं था। तो यहां पर जो दिस सेपरेशन इनटू थ्री कंपोनेंट्स, दिस सेपरेशन into three components makes the separation of variable easy। इसीलिए separation of variable जो है easy हो जाता है, separation of variable easy। ठीक है, अब हमारा वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन स्फेरिकल सिस्टम में क्या होगा, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। ये जो हमारा वेव फंक्शन था, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर थीटा फाई लिखेंगे, एंड दिस इज साई, या दिस इज, इसको जो है सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये जो सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन का यहाँ पे मतलब समझो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस वेव फंक्शन इज नाउ सेपरेटेड इनटू थ्री कंपोनेंट्स। एक रेडियस जो कि आर पे डिपेंड कर रहा है, एक जो है थीटा, ये कैपिटल में थीटा हम लिख रहे हैं, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, एंड द थर्ड वन इज साई, जो कि साई पे डिपेंड कर रहा है। So we have split the wave function in three parts। तीन पार्ट्स में जो है हमको सेपरेट हो गया। अब इसको जब हम अपने श्रोडिंगर इक्वेशन में रखेंगे विद द लैप्लासियन ऑपरेटर इन थ्री डायमेंशन, हमको बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। इक्वेशंस थोड़े से लंबे हैं दिखने में, बट दे आर नॉट डिफिकल्ट। व्हेन दिस फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन is put in the time independent Schrodinger equation in 3D, हमको बहुत इंटरेस्टिंग कुछ मिलेगा। इक्वेशन का लंबाई देख करके जो है तुम लोग डर जाते हो, तो ऐसा करने से जो फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। अभी मैक्सवेल्स इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आएगा, उसमें ढेर सारे इक्वेशंस होंगे, समझ जाओगे तो बहुत आसान है। देख के डर लगने लगा तब तो हो गया, और डर डर के कब तक जियोगे। आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, तो यहाँ पे जो है हम क्या लिखे, जो पहला हमारा, जो इससे पहले हम लोगों ने वो फंक्शन का फॉर्म देखा, एंड यू हैव फाइव, ये पहला पार्ट हुआ। ये जो है दिस वन इज कॉमन। उसके बाद हम लोग थीटा वाला पार्ट रखेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा, अगेन डेल अपॉन डेल थीटा कैपिटल आर
theta and phi, and then you have this third part 1 upon r square sin square theta del 2 r रेडियस पार्ट r का पार्ट थीटा, अच्छा फाई, चलो फाई पहले लिख दिया, एंड देन यू हैव दिस थीटा प्लस, ये तो हो गया ये वाला फॉर्म। एक मिनट, then you have this potential V r theta part and this phi part is equal to E r। यहाँ पे साई की जगह जो है हम लोग साई का ये वाला फॉर्म लिख रहे हैं इन द 3 डायमेंशंस। अब यहाँ पे तुम आसानी से जितना डिफरेंशियल ये डेरिवेटिव पढ़े हो, डिफरेंशिएशन पढ़े हो, यहाँ पे देख रहे हो आर वाला पार्ट है, तो इसमें क्या होगा, आर वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा, बाकी दोनों निकल जाएगा। इसमें थीटा वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा, आर और फाई निकल जाएगा, इसमें फाई रहेगा और आर और थीटा जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। दिखने में ये लंबा चौड़ा लग रहा है, सो यू नीड नॉट बी वरिंग अबाउट दिस लेंथ। In each part, we can rewrite the previous equation as, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2 म्यू। पहले में क्या होगा, थीटा और फाई बाहर आ जाएंगे, आर स्क्वायर नीचे है, डेरिवेटिव किसका होगा, रेडियल पार्ट का होगा। यहाँ पे जब हमारा सिर्फ रेडियस का डेरिवेटिव है तो यहाँ पे जो है हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी आर, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, डी अपॉन डी आर टोटल डेरिवेटिव लिखेंगे, डेल स्क्वायर डी आर अपॉन आर डी आर। पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, इसी इक्वेशन को लिख रहे हैं दूसरे फॉर्म में। थीटा वाले पार्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा वाले पार्ट में प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, आर और फाई कांस्टेंट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, यू हैव आर स्क्वायर साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा, पार्शियल अब नहीं लिखेंगे, टोटल डेरिवेटिव लिखेंगे, साइन थीटा डी थीटा पार्ट अपॉन डी थीटा, एंड अगेन लास्ट में जो है हमारा यहाँ पे आर और थीटा कांस्टेंट हो जाएंगे अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन यू हैव डी टू फाई पार्ट बाई डी फाई स्क्वायर प्लस वी आर थीटा फाई इज ई आर थीटा फाई। तो यहाँ पर यही फॉर्म हमको चाहिए था कि यहाँ पे ये सिर्फ आर का पार्ट है, यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर ये फाई है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी वांटेड। अब इसमें जो है थोड़ा सा हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट करने का मतलब क्रूड भाषा में जिसको हम लोग कहते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर का उधर ले जाएं। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमको एक कन्वीनियंट फॉर्म मिलेगा। ये कन्वीनियंट फॉर्म मिलने से क्या होगा, हमारा सोल्यूशन करने में आसानी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वी डिवाइड द प्रीवियस इक्वेशन by r theta phi, and we have
यहाँ पे जो है 1/5 डी, ये तुम लोग खुद भी करके देख सकते हो, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना है। देन यू हैव दिस साइन स्क्वायर थीटा, हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने का कारण क्या है बता रहे, डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर डी आर बाई डी आर, ये जो है ये इसमें क्या बगल में लिख देते हैं, ये आर और थीटा का पार्ट है, माइनस साइन थीटा बाई थीटा डी अपॉन डी थीटा, साइन थीटा डी कैपिटल थीटा बाई डी थीटा, ये जो है सिर्फ थीटा वाला पार्ट है, माइनस 2 म्यू बाई एच बार स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ई माइनस फी, ई माइनस फी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका हुआ ये वाला जो पार्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड थीटा। इसका जो कुछ भी सोल्यूशन होगा दैट सोल्यूशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए, तो ये वाला ये इसको इस इक्वेशन को अगर हम देखें, इसका जो सोल्यूशन है राइट हैंड साइड में, इट शुड बी समथिंग व्हिच इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस प्रकार का होगा, उसका कांस्टेंट वहां पे एक नंबर होगा और वो प्रोपोर्शनल होगा फाई के, 1/5 d2 phi upon d phi square has a solution of the form d2, या सोल्यूशन इस इक्वेशन को इस प्रकार का एक सोल्यूशन यहाँ पे हमको मिल सकता है। ये इसी प्रकार का लेने का एक कारण है, रीजन दैट इज फिजिकली सिग्निफिकेंट, ये हम लोग आगे आएंगे, फिजिकली सिग्निफिकेंट। तो इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन, माने इसके जो सोल्यूशन से हमको क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स हमको मिलेंगे इसके सोल्यूशन से, कैसे नए क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।